कैसे हो दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, ताकि आपका एक और चैप्टर यूपीएससी के लिए कंप्लीट हो सके, वो भी टाइम पे एंड रिवीजन पॉइंटर्स के साथ। ठीक है, अगर आपने पहले से पढ़ चुके हो तो आप इससे रिवाइज कर सकते हो, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे फिर भी हम एक बार तो कॉम्प्रिहेंसिव वे में करेंगे ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। तो करते हैं बिना किसी देरी के शुरू। शॉर्ट नोट बना सकते हैं, अगर नहीं बना सकते तो आप इसको बार बार देख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में आता है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। वो सेंट्रल लेवल पे है एंड स्टेट लेवल पे हमारा स्टेट की ह्यूमन राइट कमीशन बन जाती है। एंड ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट आया था 1993 में, उसके अंडर बनाया गया था इनको। ठीक है, तो एक छोटा सा बनाया हुआ चार्ट सा कि इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, 5 मेंबर होंगे और 7 टेम्परेरी मेंबर होंगे। ठीक है, एनएचआरसी की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद एनएचआरसी क्या है? नोट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इज अ स्टैचुरी बॉडी। स्टैचुरी बॉडी है एनएचआरसी, याद रखना। वो कंफ्यूज ऐसी करते हैं यूपीएससी की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। सो नोट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1993 अंडर द लॉ बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया था, उसके अंडर आई थी। इसका जो नेमली प्रोटेक्शन ऑफ एचएसआरसी हमने देख लिया। द कमीशन इज द वॉच डॉग ऑफ द ह्यूमन राइट की ह्यूमन राइट का कोई इंडिया में वॉलेशन तो नहीं हो रहा, उसको देखती है ये। द कमीशन इज अ, इसमें मल्टी मेंबर बॉडी है ये। ठीक है, कंसिस्टेड ऑफ द, एक चेयरपर्सन हमने देख लिया कि 5 मेंबर होते हैं। एंड जो चेयरपर्सन है वो अपने याद रखना है, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और यहाँ पे फिर रिटायर्ड चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज। या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है, रिटायर्ड, या फिर जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड, वो इसके चेयरपर्सन बन सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। एंड जो मेंबर्स होते हैं शुड बी सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो जज हैं सिर्फ यहाँ पे चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, वो सर्विंग चाहे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। एंड सर्विंग रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर एक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो आप सर्विंग रिटायर्ड अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के हो किसी के भी, वो भी बन सकते हैं यहाँ पे मेंबर्स में। उसके बाद जो 3 पर्सन होंगे इसमें, उनकी ह्यूमन राइट की नॉलेज होनी चाहिए 3 मेंबर को, एंड उन 3 में से एक एटलीस्ट वुमेन होनी चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हो गए ये 5 पूरे हमारे। ठीक है, 2 हमने वो कर लिए जज वाले, एंड 3 हमने ये कर लिए, तो 5 हो गए। अब हम बात करेंगे जो 7 टेम्परेरी मेंबर थे उनकी। इन एडिशन फुल टाइम मेंबर होने चाहिए कमीशन में, आल्सो 7 एक्स ऑफिशियल। एक्स ऑफिशियल का क्या मतलब बताया था कि भाई वो किसी और की कुर्सी भी संभाल रहे हैं, मतलब कि अपनी कहीं और भी उनकी ड्यूटी लगी हुई है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री है, वो नीति आयोग के चेयरपर्सन भी है एंड प्रधानमंत्री भी है, 2 ड्यूटीज कर रहे हैं, तो एक्स ऑफिशियल मेंबर कहते हैं उसको, एक्स ऑफिशियो। इसमें चेयरपर्सन होंगे नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट के। ओके, चेयर कमीशन नेशनल जो अपनी शेड्यूल्ड ट्राइब है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, नेशनल कमीशन अदर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन माइनॉरिटी, डिसेबिलिटी और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो इनके जो भी चेयरपर्सन है साथ के वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। ठीक है, याद रखना आपने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के इनके चेयरपर्सन इसके मेंबर्स होते हैं, वो भी टेम्परेरी। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मल्टी मेंबर कमेटी। अब इसमें मल्टी मेंबर कमेटी होगी जो प्रेसिडेंट को बताएंगे कि किसको अपॉइंट करना है। उस मल्टी मेंबर कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, एक तो प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, और होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कैसे याद रखेंगे कि भाई हमारे घर की बात है सारी, है ना, कि हमारे शेड्यूल ST OBC मिनोरिटी डिसेबिलिटी सारे रहते हैं हम सारे मिलजुल के ना, तो हमारे घर की बात है, तो होम मिनिस्टर। फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा में, और जो राज्यसभा के भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो भी आएंगे। फिर लोकसभा के जो स्पीकर हैं एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो इसलिए डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है पॉइंट, एक प्रीलिम्स में आ गया तो याद रखना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जिसको मैं 2 बार बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो। चेयरपर्सन एंड मेंबर होल्ड ऑफिस टर्म ऑफ 3 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। तो जिसके चेयरपर्सन है चाहे मेंबर हैं वो 3 साल या फिर 70 साल तक ही रह सकते हैं। ठीक है, बल्कि जो भी इससे चीज पहले हो जाएगी तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई 65 साल का है, ठीक है, 65 साल का है, तो अगर उनमें 3 हम ऐड करें तो 66, 67, 68, तो उसको 68 का रिटायर होना पड़ेगा, चाहे वो 70 साल तक का पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि 3 साल फिर पहले हो गए। अगर लगा लो कि कोई 69 साल का था, ठीक है, तो उसके 3 साल तो पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि 70 साल वाली रिक्वायरमेंट पहले पूरी हो रही है कि 1 साल बाद ही रिटायर हो जाएंगे वो। ठीक है, तो ऐसे जो भी चीज पहले हो जाती है उसको कह देते हैं कि विच एवर इज अर्लियर, सो दे एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। ये भी आपने याद रखना है, ऐसे कंफ्यूजिंग भी कंफ्यूजिंग हो सकता है फिल्म्स में। री अपॉइंटमेंट हो सकती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, री अपॉइंटमेंट हो सकती है उनके मेंबर्स की। ठीक है, चेयरपर्सन की भी। सैलरी एंड अलाउंस जो होती है एनएचआरसी की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, नॉट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिफरेंट है, वहाँ पे सारे मेंबर्स वगैरह तय करते हैं, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट, जो उनकी अपनी काउंसिल है वो तय करते हैं। प्रेसिडेंट आल्सो रिमूव द चेयरमैन, प्रेसिडेंट और चेयरमैन को हटा सकते हैं। और ग्राउंड क्या होगा हटाने का? प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कि मिसबिहेवियर किया है, या इनकैपेसिटी, मतलब काम करने की क्षमता अभी है नहीं उनके अंदर। हाउएवर द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर, लेकिन उन प्रेसिडेंट को जो मैटर है उसको सुप्रीम कोर्ट में रेफर करना पड़ेगा, इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे हटा दिया।
अब हम छोटा सा चार्ट देख लेते हैं ताकि आपके एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। तो एनएचआरसी हमने देखा था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो एक इसमें चेयरपर्सन था, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या सर्विंग चीफ जस्टिस बनेंगे, ठीक है, उसके बाद जज भी थे। एंड अगर 5 मेंबर में हमने देखा कि रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जजेज या फिर रिटायर्ड या सर्विस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ओके। ये 2 इसके मेंबर्स हो गए 2। उन जो 3 बच गए उसमें से हमने देखा कि तीनों को ह्यूमन राइट की नॉलेज होनी चाहिए, एंड तीनों में से एक वुमेन होनी चाहिए, वो कंपल्सरी है, कंपल्सरी, ओके, दिस इज मैंडेटरी लॉ, ओके। उसके बाद हमने 7 देखे, NCW मतलब कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के, ST, OBC वाले, माइनॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके चेयरपर्सन के साथ के वो टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं NHRC में, ठीक है। ये हमने समझ लिया NHRC के बारे में। अब स्टेट लेवल के ऊपर भी होती है, वो भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, ताकि पूरा रिवाइज करेंगे हम, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे आप फिल्म के लिए। फिल्म से जाने से पहले भी अभी अगर क्लासेस देख लोगे ना, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। सो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट लेवल पे, तो इसमें क्या है, एक चेयरपर्सन है, उसमें कितने थे, एक ही चेयरपर्सन, तो ऑब्वियसली चेयरपर्सन तो एक ही होता है। अब उसमें 5 मेंबर की जगह पे यहाँ पे स्टेट लेवल पे 2 मेंबर होते हैं, वहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 2 हैं। चेयरपर्सन की उम्र कितनी है, 70 या फिर 3, जो भी पहले हो जाती है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। पहले मैंने आपको नीचे यहाँ पे पढ़ा देता हूँ चार्ट, हम फिर पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए चार्ट में देख के, ठीक है। पहले आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव वे में। सो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है, कंसिस्टिंग एक चेयरमैन, 2 मेंबर हो गए। द चेयरपर्सन शुड बी रिटायर्ड, ठीक है, रिटायर्ड बोला गया यहाँ पे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, सर्विंग नहीं बोला गया, रिटायर्ड बोला गया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एंड जो मेंबर शुड बी सर्विंग या फिर रिटायर्ड, जो मेंबर हैं वो सर्विंग भी हो सकते हैं या रिटायर भी हो सकते हैं, ठीक है, रिटायर ई आना था यहाँ पे। सो रिटायर जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, वो जज होने चाहिए हाई कोर्ट के। एंड अनदर मेंबर शुड बी डिस्ट्रिक्ट जज, बल्कि 2 बोले गए थे ना यहाँ पे, 2 मेंबर हमने देखा था कि 2 मेंबर हैं, तो उसमें से एक तो रिटायर्ड या सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट हैं, और जो दूसरे हैं वो डिस्ट्रिक्ट के जज हो सकते हैं, लेकिन उनको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये हो गया 2 मेंबर्स की बात और एक चेयरपर्सन की बात, ठीक है। लेकिन 2019 में इसको अपडेट कर दिया गया था SHRC वाला। सो इसमें जो एक चेयरपर्सन थे वो तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, तो ठीक सेम है। एंड जो SHRC वाला है उसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड या सर्विंग जज, एंड जो दूसरे वाले थे उसमें डिस्ट्रिक्ट, जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस था वो वाले। एंड इसमें से 2 किया था ना हमने, 2, तो 2 में से एक मेंबर है, एक ये वाला मेंबर हो गया। हाँ, तो इसमें ये चीज़ ऐड कर दी गई थी कि अगर एक ह्यूमन राइट कमीशन में एक्सपर्ट भी है, बल्कि ह्यूमन राइट्स में एक्सपर्ट है, वो भी इसका मेंबर बन सकता है इन 2 में से, ठीक है। या तो देखो ये दोनों चीज़ें पूरी हो रही हैं तो ठीक है, अगर इन दोनों में से एक कोई चीज़ बच रही है, पूरी नहीं हो रही, तो आप एक को ह्यूमन राइट कमीशन का जो एक्सपर्ट है उसको भी बिठा सकते हैं एज अ मेंबर, ओके। तो 2019 में अपडेट किया गया था, ठीक है। अब अगर आप चार्ट जब देखना भी चाहते हो तो अभी देख भी सकते हो कि एक चेयरपर्सन हमने देख लिया, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना है हमने, और 2 मेंबर देख लिया हमने, ठीक है। 2019 में अपडेट कर दिया था कि अगर 2 में से रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही तो ह्यूमन राइट कमीशन का जो भी मतलब ह्यूमन राइट का जो भी नॉलेज है उसको मेंबर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर अपॉइंटिंग कमेटी, गवर्नर अपॉइंट करेंगे, ठीक है, कमेटी में, ये भी हम आगे देखते हैं। तो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मल्टी मेंबर कमेटी। जैसे सेंट्रल लेवल के ऊपर रिकमेंडेशन के लिए बॉडी बनाई गई थी, यहाँ पे भी बॉडी है सेम, ठीक है। यहाँ पे क्या कुछ क्या कौन कौन बना था बॉडी में, एक तो चीफ मिनिस्टर आएंगे, मतलब जो सेंट्रल लेवल पे उनको स्टेट लेवल के ऊपर कर दो, तो चीफ मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, वहाँ पे भी दोनों सेम ही थे, वहाँ पे प्रधानमंत्री भी थे, होम मिनिस्टर भी थे। उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी इन लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल का क्यों नहीं मांगा गया यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली हर स्टेट में तो काउंसिल है नहीं, सिर्फ 6 में ही है, जैसे यूपी में, बिहार में, तेलंगाना, ठीक है, आंध्रा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, यहीं पे है बस कर्नाटका 6 में। सो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों के दोनों बल्कि 4 हो गए यहाँ पे, वहाँ पे जो 2 थे एक्स्ट्रा अपने राज्यसभा वाले वो कट गए। सो इन द केस ऑफ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है किसी स्टेट में, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल वुड आल्सो बी द मेंबर ऑफ कमेटी, ठीक है। जैसे यूपी है, यूपी में वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वहाँ के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो भी, एंड जो वहाँ के चेयरपर्सन है वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं, याद रखना है आपने। उसके बाद द चेयरपर्सन एंड मेंबर होल्ड ऑफिस, जो चेयरपर्सन है एंड जो मेंबर है वो 3 साल या फिर 70 साल तक ऑफिस को, जो भी बल्कि विचएवर इज अर्लियर, सेम कंडीशन है। दे एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, ठीक है, उनकी भी अपॉइंटमेंट हो रही है, सेंटर वालों की, इनकी भी री अपॉइंटमेंट हो रही है। एंड प्रेसिडेंट रिमूव, इनको भी प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे, ऐसा नहीं है कि स्टेट लेवल के ऊपर आ गया तो गवर्नर करेंगे, गवर्नर सिर्फ अपॉइंट करेंगे इनको स्टेट लेवल के ऊपर, लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट ही करेंगे। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑन द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड डिसेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे डिसेबिलिटी वाला आ गया। सो द डिसेबिलिटी, हाँ डिसेबिलिटी नहीं डिसेबिलिटी है। सो द सैलरी, जल्दी जल्दी मिस्टेक्स हो जाते हैं थोड़ी लिखने में ना। सो सैलरी एंड
अलाउंस एंड अदर सर्विस कंडीशन डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट तय कर रही थी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट तय कर रही है सर्विस अलाउंस कितने मिलेंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ पे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे थे, प्रेसिडेंट ही हटा रहे थे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस के ऊपर, ठीक है, उनसे उनकी इंक्वायरी करवा के। यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं लेकिन हटा प्रेसिडेंट रहे हैं, याद रखना है आपने। उसके बाद ये मेंस के लिए पॉइंट्स है सारे, जो इस पर मेंस देने आ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्या कुछ फंक्शंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस 2026-2027 में वीडियो दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। टू इंक्वायर इनटू एनी वोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाय पब्लिक सर्वेंट, कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, अगर वो वोलेशन कर देता है ह्यूमन राइट्स का, उसको इंक्वायरी करना। टू विजिट जेल्स, जेल्स में जा सकते हैं, डिटेंशन प्लेसेस, टू स्टडी द लिविंग कंडीशंस एंड मेक रिकमेंडेशन, ठीक है, दे रहा हूँ। उसके बाद टू अंडरटेक प्रमोट एंड रिसर्च इन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, बल्कि प्रमोशन कर सकते हैं, कुछ रिसर्च कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स में फील्ड में। टू स्प्रेड ह्यूमन राइट लिटरेसी अमंग द पीपल, ठीक है, जागरूकता फैलाने लोगों के अंदर। टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द सेफ गार्ड अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ठीक है, कि सेफ गार्ड कैसे करना है, अवेयरनेस कैसे फैलानी है, कैसे प्रमोट करें इस चीज़ को, सारी चीज़ें। टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर सेफ गार्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रेकमेंड द मेजर ऑफ देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कि कैसे इफेक्टिव वे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं कानूनों को, वो सारी चीज़ें तय करती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। टू इनकरेज द एफर्ट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट और नॉन एनजीओ, मतलब जो भी एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन द फील्ड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है, उनको भी इनकरेज करते हैं एनजीओ को कि आप आगे आगे काम कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, एक तरीके से असिस्ट कीजिए। टू अंडरटेक सच अदर फंक्शंस एज इट मे कंसिडर नेसेसरी फॉर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, सेम पॉइंट है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ एनएचआरसी की, अभी तक एनएचआरसी ने, बल्कि अगर क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट मेंस में तो अब क्या लिखोगे वहाँ पे, है ना, कुछ लिखने के लिए पॉइंट भी तो चाहिए कि एनएचआरसी ने आज तक क्या किया। द वेरियस ह्यूमन राइट्स इशू आर टू टेक बाय एनएचआरसी, जैसे कि रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द मेंटल हॉस्पिटल, बल्कि आगरा का मेंटल हॉस्पिटल था, ठीक है, रांची का, ग्वालियर का, वहाँ पे उन्होंने रिव्यू किया जाके कि कैसे हालात है लोगों की, ठीक है, कि काम ऐसे चल रहा है नहीं चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो वो चेक किया गया था। उसके बाद रिव्यू द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोटेक्टिंग होम, ठीक है, कि जो रिव्यू द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है लोगों को घर बार बचाने के लिए, जैसे वुमेन में आगरा में, ठीक है, उसके बाद घरों में देखा था एक तरीके से जाके। फिर ओबोल्यूशन ऑफ द बॉन्डेड लेबर को उन्होंने हटाया, ये पॉइंट लिख सकते हो आप। इशू द कंसर्निंग राइट टू फूड, ठीक है, राइट टू फूड के ऊपर उन्होंने फिर वो जारी किया था। अबोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर को उन्होंने हटाया। फिर गाइड बुक फॉर द मीडिया एंड सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है, ये भी उन्होंने गाइड बुक जारी की थी मीडिया में, जो भी सेक्सुअल वायलेंस होता है बच्चों के खिलाफ। फिर रिहेबिलिटेशन ऑफ डेस्टिट्यूट वुमेन, ठीक है, उसके बाद राइट ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन, ये भी उन्होंने दिलवाया। फिर इशू रिलेटेड टू द राइट टू हेल्थ, हरासमेंट ऑफ वुमेन इन पैसेंजर ट्रेन, ओके, सो ये भी उन्होंने हक दिलवाया। सो राइट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय HIV एड्स, बल्कि वहाँ पे उनको अवेयरनेस वगैरह फैलाई, HIV एड्स वगैरह इनको था। उसके बाद फिर और पॉइंट्स लिख सकते हो आप मेंस में, डायरेक्शन टू गवर्नमेंट ऑन पोल्यूशन के कंट्रोल के ऊपर, ठीक है, या फिर चेक मिस यूज ऑफ द पावर ऑफ अरेस्ट बाय पीपल, बल्कि पुलिस ऐसी किसी को अरेस्ट कर लेती है तो उनको चेक करना, चेक एंड बैलेंस। सीटिंग अप ह्यूमन राइट को सेल इन सिटी पुलिस हेडक्वार्टर, ठीक है, ह्यूमन राइट का बल्कि एक सेल बनाया है पुलिस हेडक्वार्टर्स में कि यहाँ पे आप आके आप बल्कि रिड्रेसल शिकायत वगैरह कर सकते हैं। सो स्टॉप स्टेप्स टू चेक कस्टडियल डेथ, बल्कि कस्टडी में काफ़ी ज़्यादा इंडिया में कस्टडी में डेथ हो जाती है, ठीक है, उसमें से भी जो मोस्ट ऑफ होते हैं वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के होते हैं। सो रेप एंड टॉर्चर होता है वहाँ पे, तो उसको चेक किया। सिस्टमैटिक रिफॉर्म किए पुलिस में, प्रिजन्स में, सेंटर ऑफ डिटेंशन, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट लिटरेसी इन एजुकेशन सिस्टम, तो काफ़ी सारे ये काम किए थे ह्यूमन राइट कमीशन ने। तो आप सारे पॉइंट्स मेंस में लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद लिमिटेशन बेस के कुछ, ठीक है, जैसे उसने कह दिया कि डिस्कस करो NHRC के बारे में, तो डिस्कस में हमें लिमिटेशन भी लिखनी पड़ेंगी मेंस में, तो मेंस के लिए भी है ये। स्टार्टिंग वाला सारा प्री के ऊपर ओरिएंटेड था, ये अभी थोड़ा मेंस के ऊपर है। सो NHRC इज नॉट इम्पावर टू इंक्वायरी, अभी तो प्री में भी ऐसी चीजें आने लगी हैं, तो प्री में भी आप पढ़ लो, 2026 का पेपर देखा ही होगा। सो NHRC इज नॉट इम्पावर टू इंक्वायरी इनटू एन मैटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ वॉलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है, कि जैसे एक साल पहले किसी के साथ वॉलेशन वगैरह हुआ था, अगर तो 1 साल के अंडर उसने शिकायत कर दी, फिर तो निपटारा करेंगे, ये सोल्यूशन देंगे। अदरवाइज अगर 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया, कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, फिर शिकायत करेंगे, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगी ह्यूमन राइट कमीशन। So the commission has a limited power and jurisdiction with respect to the violation of human right by the armed forces, मतलब कि आर्मी के ऊपर, ठीक है, ऐसे कुछ चेकिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो ये भी एक लिमिटेशन है उनकी। अब रोल क्या है ह्यूमन राइट कमीशन का? सो कमीशन हेडक्वार्टर इन दिल्ली में इसको हेडक्वार्टर है। इट इज ऑल द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट्स एंड प्रोसीडिंग हैव द जुडिशियल करैक्टर। सो इट मे कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, ठीक है, रिपोर्ट वगैरह ले सकते हैं, और एनी गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, ठीक है, आर्मी वालों को छोड़ के। हाउएवर द फंक्शन ऑफ NHRC आर मेनली रेकमेंडेड देते हैं सिर्फ ये इन नेचर, रेकमेंडेड इन नेचर। इट हैज़ नो पावर
द वॉलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, नोटेबली इट्स रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग। तो उनकी रिकमेंडेशन, वैसे भी रिकमेंडेशन जो वर्ड है वो ऑब्वियसली अपने आप में भी बाइंडिंग नहीं है, तो रिकमेंडेशन सिर्फ सिफारिश हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। अगर आपने शॉर्ट्स नोट बनाया तो अच्छी बात है, अदरवाइज इस क्लास को बार बार देख सकते हो। आपका 15 मिनट में पूरी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपकी प्री प्लस मेंस दोनों के लिए, 26 में जिन्होंने मेंस देना है और 27 में जिन्होंने प्री प्लस मेंस है ना, दोनों देंगे, आगे आगे जरूर कामयाब होंगे। तो सबके लिए हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। जिसको अच्छा लगे वही लाइक कीजिएगा, अदरवाइज बाद में ऐसा होता है ना कि क्यों लाइक कर दिया, तो सेम चीज़। चलते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।